दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे के जो प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न हैं उनसे संभावित प्रश्न ढूंढ कर लाए हैं आपके लिए, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपसे पूछ सकता है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। जो भी क्वेश्चन है PYQ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई थी। आपसे पूछा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है स्वीडन देश से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। चलिए इस प्रश्न को डिटेल में देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1895 में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की द्वारा दी गई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1895 में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी। नोबेल शांति पुरस्कार जो है नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट विस्फोटक पदार्थ की खोज की थी, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था। आपसे पूछा है कि मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1963 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को। भारत सरकार ने 1 फरवरी 1963 को, कब 1 फरवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। इस पक्षी को चयनित करने के पीछे जो कारण था वह था यह भारत के अधिकांश भागों में पाया जाता है। भारतीय संस्कृति, मिथक व लोक कथाओं में इसका विशेष स्थान है। मोर को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने का निर्णय सुरक्षा, सौंदर्य, गरिमा और जैसे गुणों को ध्यान रखते हुए लिया गया। आधिकारिक रूप से उनके सूत्रों में यह वर्ष 1963 के रूप में दर्शाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन या एकदम सही है। जेएम कीन्स का जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी या भी सही है। गुन्नार मिंडल एशियन ड्रामा या भी सही है। कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन यह इनकी पुस्तक नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत सुमेलित है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन पुस्तक डेविड रिकार्डो ने लिखी थी। किसने लिखी थी? डेविड रिकार्डो ने लिखी थी, ना कि कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। कार्ल मार्क्स ने नहीं, इसलिए यह जोड़ा गलत है। बाकी सही सभी जो जोड़े हैं वह एकदम सही है। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, जेएम केनास जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी और गुन्नार मंडल ने एशियन ड्रामा लिखा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था। आपसे पूछा कि भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए INS विक्रांत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। INS विक्रांत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। INS विक्रांत जो है भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसे 1961 में नौसेना में शामिल किया गया। इसे 2014 में सेवानिवृत्त किया गया। 2022 में स्वदेशी INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया। अब चलते अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी, और यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस भारतीय महिला को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है था। आपसे पूछा किस भारतीय महिला को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी को वर्ष 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, यह भी ध्यान रखें। मदर टेरेसा को 1980 मिला। भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च पुरस्कार है।
इसकी शुरुआत कब हुई यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। आपसे पूछा है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, वर्तमान समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है यह भी बताइए। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने थे। उन्होंने 1951-52 के पहले आम चुनाव का सफल आयोजन किया था। भारत में चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान समय में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है वह ज्ञानेश कुमार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा था। आपसे पूछा है कि दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं का मकबरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा भारत का पहला दोहरे गुंबद वाला मकबरा माना जाता है। इसके वास्तुकार जो थे वो मीरक मिर्जा गियास थे। मीरक मिर्जा गियास थे। इसे मुगल वास्तुकला में ताजमहल का प्रारंभिक मॉडल भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। आपसे पूछा है कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी का मसौदा प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थॉमस बेबिंगटन मैकाले थे। आईपीसी का मसौदा जो 1837 में तैयार हुआ और इसे 1860 में अधिनियमित किया गया। यह भारत के आपराधिक कानून की नींव है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। आपसे पूछा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 182 मीटर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है या दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। कितनी, या दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, लगभग 597 फीट प्रतिमा है, लगभग 240 मीटर सहित आधार है। यह जो है यह गुजरात की केवड़िया में नर्मदा नदी के पास स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जल में पुनः अवशोषण में किस हार्मोन्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आपसे पूछा कि जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है वैसोप्रेसिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वैसोप्रेसिन जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स यानी कि एडीएच भी कहते हैं, किडनी के नेफ्रॉन में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है या इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती और मूत्र का निर्माण कम होता है। इसे हाइपोथैलेमस बनाता है और पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। एडीएच जो होता है, एडीएच हार्मोन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था। आपसे पूछा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। इसके प्रमुख संस्थापक नेता थे जवाहरलाल नेहरू भारत के, जोसेफ ब्रोज टीटो युगोस्लाविया से, गमाल अब्देल नासिर मिस्र से, सुकर्णो इंडोनेशिया से और कौमे नक्रू घाना से। शीत युद्ध के समय यह आंदोलन उन देशों के लिए था जो ना तो अमेरिका के समूह में शामिल होना चाहते और ना ही सोवियत संघ के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 132 जो है उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारता से संबंधित एकदम सही है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति से संबंधित यह भी सही है। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत से संबंधित यह भी सही है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है।
अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना से संबंधित है, ना कि अभिलेख न्यायालय होने से। उच्चतम न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का दर्जा अनुच्छेद 129 में दिया गया, इसलिए यह बिल्कुल गलत सुमेलित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कब हुआ था जालियांवाला बाग घटना? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायल ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई थी। इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आप एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएनडीपी द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। एसडीआई को यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, जो जीवन प्रत्याशिता, शिक्षा और आय के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। नॉर्वे आमतौर पर इस सूची में शीर्ष पर रहता, परंतु इस वर्ष जो शीर्ष पर रहा वह स्विट्जरलैंड देश रहा है। भारत की इसमें रैंक क्या थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डूरंट रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है? आपसे पूछा कि डूरंट रेखा जो है किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। इसे 1893 में ब्रिटिश अधिकारी सर मार्टिमर डूरंट ने निर्धारित किया था। इसकी कुल लंबाई 2640 किलोमीटर है। अफगानिस्तान इस सीमा को मान्यता नहीं देता। बाकी बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच इसके बीच रेड क्लिफ लाइन है और भारत चीन के बीच इसके बीच मैकमोहन रेखा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पैगोडा टेंपल भी कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसका डिजाइन सूर्य के रथ की तरह है जिसमें 24 विशाल पहिए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? आपसे पूछा कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1974 में पोखरण में किया गया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। इस मिशन को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। दूसरा परमाणु परीक्षण जो किया गया था वह किया गया था 1998 में पोखरण द्वितीय में। भारत परमाणु हथियार रखने वाला छठा देश बना। दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपसे पूछा कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वह हुबली रेल प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हुबली जो कि कर्नाटक राज्य में है, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबा है, जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो कि इससे पहले था या अब दूसरे नंबर पर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, इसकी जो लंबाई है वह 1366 मीटर है, परंतु हुबली रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो लंबाई है 1507 मीटर है, इसलिए हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो है सबसे लंबा हो गया। हुबली प्लेटफॉर्म का उद्घाटन 2023 में हुआ था। तो
तो ये रहे आपके टॉप 20 जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सेट जो हो रहा है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।